औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहम्मद ज़ीशान। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक हमारा चल रहा था। न्यूमेरिक में जितनी चीज़ें हो सकती थी हमने सारी कर ली। आज इसी के साथ हमने सोचा है कि इसकी थ्योरी साथ कर लेते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तलब की लचक होती क्या है। लेकिन जब ये टॉपिक आ जाएगा तो आपने सबसे पहले इसका इंट्रो देना है। आप इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बातें अपने प्रेमिस के तौर पर बनाएंगी, बुनियाद के तौर पर बनाएंगी कि जनाब देखें, आपने यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर अगर मार्क्स लेने हो तो आपको ये नहीं कि कोई टॉपिक है तो उसको जैसे एफएससी में होता है कि बस टू द पॉइंट आंसर दे दें। आपको वो टॉपिक ज़रा बनाना पड़ता है, इंट्रो बनाना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, फिर आगे जाकर चलना पड़ता है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इसका प्रेमिस बताना है कि ये क्या है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने दो चीज़ें बतानी हैं। आपने शुरू करना है लॉ ऑफ डिमांड से, कानूनी तलब से। कानूनी तलब क्या कहता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये फंक्शन है किस चीज़ का, प्राइस का। क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि अ चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांड में चेंज लेके आती है। ठीक, दूसरी ये चीज बताता है कि रिलेशनशिप है कैसा। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जो क्वांटिटी डिमांड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, प्राइस का। मीन अ राइज इन प्राइस विल ब्रिंग फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो कंट्रैक्ट हो जाएगी या फॉल कर जाएगी, और जब प्राइस राइज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस में इंक्रीज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, सुकेड़ देगा किसको, क्वांटिटी डिमांड को। एंड अ डिक्रीज इन प्राइस विल स्ट्रेच क्यूडी, वो क्यूडी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक होगा जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम लोग। तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड quantifies the relation between price and quantity demanded। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसको क्या करता है, क्वांटिफाई करता है। मीन ये इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बताता है, ये हम ये कह सकते हैं। और it describes the strength of relation between price and QD। ठीक हो गया जी। चलिए, ये इतना इंट्रो देने के बाद हम लोगों ने आ जाना है इस चीज की डेफिनेशन के ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान ताल्लुक की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब जरा इसको हमने थोड़ा सा ऑफिशियल डिफाइन करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस है, कितना वो रिस्पॉन्ड करता है किसको, टुवर्ड चेंज इन प्राइस, इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ quantity demanded towards changes in price is called as elasticity of demand। इसे क्या कहते हैं, elasticity of demand कहते हैं। ठीक, लेकिन हमें पता है कि एक डेफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, तो एक डेफिनेशन हम लोग और लिख लेते हैं। वो क्या है जनाब, हमने क्या कहा कि कितना चेंज आता है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हाउ मच चेंज इन प्राइस
brings about how much change in quantity demanded। सही होगा जी? अच्छा जी, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट a unit change in price causes the QD to change। ठीक होगा जी? तो ये हम इसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशन दे दी। अब इसके बाद आपने यहां पर लिखना है कि टेक्निकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली इसकी डेफिनेशन है, फिर इसी ही की बुनियाद के ऊपर फिर हमने इसकी फॉर्मूला डिराइव करना है हम लोगों ने। सो टेक्निकली क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the relation between, बल्कि इसको रिलेशन भी ना कहें, इसको आप कहें इज द रेशियो बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD quantity demanded and proportionate change in प्राइस। ये प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है इसको हम देखते हैं। सो इलास्टिक डिमांड क्या है, इट इज द रेशियो है। ये क्या है जी, रेशियो है बिटवीन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, अब हम देते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखिएगा जी, सबसे पहले देखिए चेंज क्या होता है। चेंज होता है, लेट्स सपोज प्राइस थी 20 P1, अगर ये कितनी हो जाए 25 हो जाए तो प्राइस में चेंज कितना हुआ है, 5 रुपीज इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये कितने परसेंट बढ़ी है तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर इसमें चेंज आया 5 रुपए का, पहले कितनी थी 20 थी, डिवाइड बाय 20। तो ये जो 5 डिवाइड बाय 20 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये परसेंटेज चेंज है, और इसको डिवाइड बाय 100 ना करें, इस सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो ये क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज है। ठीक, इसको हम कहते हैं लेट्स सपोज ये P0 है, इसका अगर नॉर्मल प्लेस चेंज करें उसको हम क्या कहें P1 है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं, और ये जो 5 आया है, आप जरा देखें ना, मेरे पास ओरिजिनल प्राइस P कितनी थी 20, P1 मेरे पास कितना हुआ है 25, चेंज इन P क्या चीज है, चेंज इन P वो कितना है 5 का है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 25, मतलब चेंज इन P डिवाइड बाय P। अब हम इसको यहां से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे, क्या चीज बताएंगे जी, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस की प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है, तो प्राइस की प्रोपोर्शनेट चेंज है इक्वल टू डेल्टा P ओवर P। हो गया। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD, तो ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन Q डिवाइड बाय Q। ये P कौन सी है, यहां अगर हम लिखें तो यहां पे P से मुराद, इस P से मुराद क्या है, प्राइस बिफोर चेंज, चेंज होने से
पहले वाली प्राइस, और यहां पे क्यू से मुराद क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर चेंज। सही हो गया। तो होपफुली यहां तक कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमने क्या कहा, बल्कि हमें यहां क्या कहना चाहिए था टेक्निकली, इस जगह पे हमें ये कहना चाहिए था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल किसके है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डी डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब आप कहेंगे सर ऊपर आपने रेशियो लिखा है, नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली, ये वैसे नोट्स कैसे नहीं वैसे बता रहा हूँ, ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए ओवर बी। सो प्रोपोर्शनेट चेंज रेशियो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डी रेशियो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डी डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग जो हमने वैल्यूज डिराइव की हैं वो पुट करते हैं। तो हम कहते हैं एज वी नो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, वही जो पीछे लिखा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस के। सो इस वजन पे मेरे पास मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनेगा, व्हाट इज माय प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डी, तो वो है डेल्टा क्यू ओवर क्यू। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू ओवर, ये वाला ओवर यहां पे आ गया। और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या था, वो ये था डेल्टा पी डिवाइड बाय पी। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक हो गया। अच्छा, क्या इस चीज को यूं लिखा जा सकता है, ये डेल्टा क्यू ओवर क्यू वैसे का वैसे, ये जो चीज है सबको उठा के ऊपर ले जाए, उल्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो P ओवर डेल्टा P, सही। अब जो डेल्टाज हैं उनको इकट्ठा कर लें, क्या इसको यूं लिख लें, डेल्टा Q, ये डेल्टा P इसके नीचे है, इधर लिख देते हैं P, और ये Q इसके नीचे इधर लिख देते हैं। लें जी, ये जी आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सही है। अच्छा, अब जो हमने पीछे न्यूमेरिक टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने यूज किया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कंसेप्ट क्या है, डेरिवेटिव भी होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो क्या मैं इस डेल्टा क्यू और डेल्टा पी का डेरिवेटिव लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो इसी चीज को मैं यूं लिख लेता हूं, डेल्टा क्यू को लिख लेता हूं डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू। So that is called as elasticity of demand and how its formula is derived. Hopefully यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ये हम लोगों ने देख ली, उसको फार्मूला डिराइव कर लिया। अब हम देखते हैं, ये हम थ्योरेटिकल टॉपिक कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली है क्या कि चेंज इन क्यू डी with respect to change in price। इसको भी अगर मैं और करूं तो चेंज इन क्यू डी ब्रॉट बाय प्राइस, प्राइस की वजह से क्यू डी में चेंज को देखना है किसके हिसाब से कि प्राइस में कितना चेंज है तो क्यू डी में कितना चेंज, सही है जी। तो अगर इसकी हम कैटेगरीज बनाएं, इसकी एक जो कैटेगरी पहली के जो हो सकती है वो हो सकती है या यूनिट इलास्टिक डिमांड, दूसरी हमारे पास हो सकती है मोर
इलास्टिक डिमांड। तीसरी हमारे पास होती है लेस इलास्टिक डिमांड। और चौथी और फाइनल जो है हमारे पास, वो हमारे पास, बल्कि एक और भी कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास ज़ीरो इलास्टिक डिमांड, और जो पांचवी है वो इन्फिनिट इलास्टिक डिमांड। चूँकि हम ये लेक्चर बना रहे हैं ये उर्दू इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो हम साथ साथ बता देते हैं कि इसका उर्दू वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसकी हेडिंग कैसे देंगे। वैसे टिप यही है कि आप चाहे उर्दू में पेपर दें या इंग्लिश में दें, आपने कोशिश करें हेडिंग्स, डेफिनेशंस या डेरिवेशंस वो इंग्लिश ही में करें आप। तो यूनिट इलास्टिक को मतलब कहते हैं ये तलब की लचक इकाई के बराबर। इसको अगर मैं लिखूं सिंबल की फॉर्म में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ये होती कैसे, अभी हम बारी बारी करते हैं। ये जनाब दूसरी जो है इसको हम ये बोलते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा लचकदार कब होगी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। फिर ये होती है हमारे पास कम लचकदार तलब। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन क्या हो जी, 1 हो। ठीक है जी। ज़ीरो इलास्टिक डिमांड मतलब गैर लचकदार तलब। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। और इन्फिनिट इलास्टिक का मतलब क्या है जी, लामहदूद या गैर महदूद से बेहतर लामहदूद तलब की लचक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स किसके हो, इन्फिनिटी के हो। बारी बारी जी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले से जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक डिमांड, सॉरी बल्कि पहले यूनिट इलास्टिक डिमांड ही को देखते हैं जी। यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसमें इसको सिंबॉलिकली शो करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। इसको कैसे हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, देखें दो तरीके। एक तो हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और एक जो हमने फार्मूला बनाया था हम फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे। देखिए स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या है, इकाई का मतलब क्या है, देखिए जितनी चेंज प्राइस में आए उतनी ही चेंज किस में आ जाए, जितनी लेवल की चेंज प्राइस में आ रही है उतने ही लेवल की चेंज अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आए तो हम कहेंगे ये जनाब क्या है, बराबर लचकदार है, यूनिट लचकदार है, इकाई लचक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड है। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ सिमिलर change in price level brings about a similar change in quantity demanded। तो फिर क्या होगा, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक। अच्छा, अब सिंबॉलिकली कैसे शो करेंगे, देखें मैंने आपको टॉपिक यहाँ से शुरू कराया था, ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी। ये आखिरी डेफिनेशन में जो टेक्निकल थी
ये फार्मूला लिखा था, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देखिए ओवर में चीज़ आ रही है, रेशो थी ना, तो इसको हमने ओवर में लिख दिया था डेसिमल फॉर्म में, सर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया था हम लोगों ने। अब देखिए दो चीज़ें अगर बटे में हो, ओवर की फॉर्म में हो, उनका आंसर 1 कब आता है कि जब ऊपर नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी, और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अगर ये दोनों बराबर हो, लेट्स सपोज ऊपर भी 4 हो नीचे भी कितना हो, 4 हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ऊपर भी ये हो नीचे भी ये हो, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। तो अगर इसको सिंबॉलिकली हम लिखें तो हम सिंबॉलिकली इसको कैसे शो कर सकते हैं? तो सिंबॉलिकली हम इसको यूं शो कर सकते हैं कि ये उस वक्त होगा व्हेन, जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल किसके हो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस के। एक्चुअल चेंज नहीं, बल्कि कौन सी चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज। ठीक, ये परसेंटेज चेंज, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल होंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे कि अ सिमिलर चेंज इन द प्राइस इज ब्रिंगिंग अबाउट अ सिमिलर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट। ठीक हो गया। अब इसकी पहचान कैसे है? देखिए हमें पता है कि जो डिमांड और प्राइस का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, और जो भी इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं उनकी जो ग्राफ होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह का भला करे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, लेकिन देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग यूं भी हो सकता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर मैं एक लाइन लगाऊं तो देखिए ये भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। ये यूनिट इलास्टिक कब होगा कि जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हो और वो ग्राफ जो जो कर्व आ रही है आपकी वो 45 डिग्री पे नीचे आ रही हो। किस पे आ रही हो, जो 45 डिग्री पे नीचे आ रही हो। अब 45 डिग्री पे नीचे आने का मतलब क्या है कि जितनी चेंज प्राइस में आ रही है उतनी ही चेंज किस में आएगी, क्वांटिटी डिमांड में आएगी। ओके। अब दूसरा जी जो हमारे पास आ सकता है वो केस क्या आ सकता है जी, वो आ सकता है हमारे पास मोर इलास्टिक डिमांड, ज्यादा लचकदार। सही है जी। अगर इसको सिंबॉलिकली शो करें तो सिंबॉलिकली ये है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। देखें बिल्कुल, अगर यूनिटी वाला कंसेप्ट क्लियर है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जितनी चेंज प्राइस में आई अगर उतनी ही प्रोपोर्शनेट चेंज क्यूडी में आए तो यूनिट इलास्टिक होती है। अब मोर इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में इतनी चेंज आए क्यूडी उससे ज्यादा चेंज कर दे। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस में अ रिलेटिवली स्मॉलर चेंज क्या करे, क्वांटिटी डिमांड में अ लार्जर चेंज लेके आए, ग्रेटर चेंज लेके आए, रिलेटिवली लार्जर चेंज आए क्वांटिटी डिमांड के अंदर, तो ऐसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या कहेंगे, ऐसी डिमांड को हम क्या कहेंगे कि ये मोर इलास्टिक डिमांड है। ठीक है जी। तो हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं कि व्हेन अ रिलेटिवली smaller change in price brings a relatively larger change in quantity demanded. The elasticity of demand
is said to be more elastic। सही है। अच्छा, या अगर हम इसको दूसरे तरीके से, जो हमने एक और डिफाइन किया था इलास्टिक डिमांड को, कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है। इलास्टिक डिमांड क्या है? बेसिकली डिमांड की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है। तो अगर उसके हिसाब से ये कहें तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांट डिमांडेड इज ग्रेटर टूवर्ड अ यूनिट चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में यूनिट चेंज हो रही है लेकिन मोर देन यूनिट चेंज किस में आ रही है? क्वांटिटी डिमांड में आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोर इलास्टिक डिमांड कहेंगे। सो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, व्हेन अ यूनिट चेंज in price brings a more than unit change in QD। तो क्या कहा जाएगा? ये मोर इलास्टिक डिमांड है। अब इसको अगर हम टेक्निकली लिखें तो टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं? टेक्निकल से पूरा अपने फार्मूले के हिसाब से लिखें तो फिर वो कैसे हो सकता है? अपना वही फार्मूला दोबारा जहन में लेके आए। फार्मूला ये था हमारे पास कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देखिए इसका आंसर वैसे सोचे बड़ा कब हो सकता है? एक से ज़्यादा, कि जब ऊपर वाले अमाउंट क्या हो, न्यूमरेटर की अमाउंट क्या हो, ग्रेटर हो, किससे? डिनोमिनेटर से। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको एडजस्ट कर देंगे। कैसे? कि जिस वक्त प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD, क्वांट डिमांड के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज, ये क्या हो? बड़ा हो, किससे? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है जी? मोर इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यहां पे साइन था इक्वल का और यहां पे साइन किस चीज का आएगा? ग्रेटर का। हो गया जी। अच्छा, अब पिछले यूनिट इलास्टिक के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसको सबसे पहले काम क्या है कि इसको हम पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यूँ समझिए कि इसको हमने डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना हो तो इसकी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगी? डायग्राम लिख लें, ये शेप ऑफ डिमांड कर्व लिख लें। ओके जी। सो इन केस ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड, जो आपकी डिमांड कर्व होती है ना, इट इज अ फ्लैटर वन। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस जो है उसके साथ ज़्यादा क्या होती है? फ्लैट हुई होती है। देखिए सपोज ये है, अगर इसको हम यूं थोड़ा सा यूं करते हैं, ये स्टीपर है, इसको जितना लिटाते जाएंगे ये क्या हो जाएगी? फ्लैटर तो जाएगी। क्यों होगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बताएंगे इन केस ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड, the demand curve is flatter, ज्यादा फ्लैट होती जाएगी, मीन मोर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, उसके साथ उसका झुकाव क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा ऐसे? चलें जी देखते हैं जी ऐसा क्यों होगा। ये देखें जी, देखिए हमें मोर इलास्टिक में सिर्फ एक चीज़ साबित करनी है, और क्या साबित करनी है? कि सर प्राइस में छोटी चेंज आ रही है और उसकी वजह से डिमांड में या क्वांट डिमांड के अंदर क्या आ रही है? ग्रेटर चेंज आ रही है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा, ओके। यहां पे हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी लेते हैं, और यहां पे हम क्या लेते हैं? प्राइस लेते हैं। अब देखिएगा मैं एक फ्लैटर सी कर्व बनाने लगा हूं। मैंने कहा ये मेरी डिमांड कर्व है। अब कैसे? लेट्स सपोज मैंने यहां पे 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए और ये देखिए एक मैंने पॉइंट क्या ले लिया? बी ले लिया।
अब पॉइंट ए के ऊपर आए, सो OQ1 क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, OP1 प्राइस पे। सही है। सो हम क्या इसको एक्सप्लेन करें तो एट पॉइंट ए, ठीक है जी। तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, OQ1, और प्राइस कितनी है, OP1। अब पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी ये कह रहा है कि प्राइस कम हुई, प्राइस ये हो गई P1 से कम होके किस पे आ गई, देखें यहां से कम होके इस पे आ गई। अब ये प्राइस बच गई आपके पास, मतलब अब प्राइस कितनी बन गई, OP2। जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, डिमांड क्या होगी, यहां से बढ़ गई। इस बी को अगर पॉइंट से आप एक्स पे हैं तो ये आपके पास Q2 हो गया। सो हम अगर इसको बताएं एट पॉइंट बी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, OQ2, और प्राइस कितनी है जी हमारे पास, OP2। अब जिसमें देखने वाली बात वो क्या है, वो बात ये है कि सर जो प्राइस में चेंज है वो छोटी है, लेकिन उसके मुकाबले में डिमांड में देखें कितनी चेंज आई है, इतनी सारी QD में चेंज आई है। सो हुआ क्या, अ लार्जर change in demand is observed due to a smaller change in price, and whenever this happens it is called as more elastic demand. So more elastic demand है ही क्या, when a smaller change in price brings about a larger change in quantity demanded. सही है। सो हम यहां से इसको बता सकते हैं कि जो हमारा OP1 है, जो कि हमारा क्या है, चेंज इन प्राइस है, ये स्मॉलर है किससे, सॉरी ये जो डिस्टेंस है OP2 से लेकर OP1 वाला ये डिस्टेंस, ये स्मॉलर है किससे, OQ2 से लेकर OQ1 वाले डिस्टेंस से, जो कि क्या है, बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। सही, ओके हो गए। तो हमने इसकी शेप की कर्व देख ली, डायग्राम बना ली, डायग्राम के जरिए हमने देख लिया कि ये फ्लैटर ही होगी तो ऐसे होगा कि प्राइस में स्मॉलर चेंज क्वांटिटी डिमांड में क्या करेगा, ज़्यादा चेंज लेगा। ये मेरे पास चेंज इन P है, ये मेरे पास चेंज इन Q है। डायग्राम से विजिबल है कि चेंज इन P स्मॉल है किससे, चेंज इन Q से। ओके। अच्छा, अब अगली बात, किस किस्म की चीज़ों की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, ठीक है जी। सो किस किस्म की चीज़ों की डिमांड मोर इलास्टिक होगी, तो याद रख लें जितनी आपकी लग्जरीज होती हैं, लग्जूरियस जो गुड्स होती है ना आपकी, उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक डिमांड होती है। अच्छा, अगर किस चीज़ की डिमांड मोर इलास्टिक है तो फिर क्या है, ये जान के फायदा क्या होगा सर, बड़ी सिंपल सी बात है। फायदा ये होगा कि हमें पता चल गया है कि अब इस चीज़ की डिमांड बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, अब सेल लगानी है मियाँ, तो इस चीज़ की लगाओ। सेल में क्या करोगे, थोड़ी सी प्राइस कम करोगे, लोग टूट पड़ेंगे। बात पल्ले पड़ रही है, नहीं पल्ले पड़ रही, सही है ना। नमक की सेल लगाएं या गंदम की सेल लगाएं, उससे फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप क्या नहीं, फलां ब्रांडेड स्वेटर्स हैं, फलां ब्रांड शर्ट्स हैं, उन पे हम सेल आप उन्हीं पे सेल क्यों देखते हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। अगर वो कोई ब्रांडेड चीज है, मैं मासेस के लिए बात कर रहा हूं, ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है जी, इंडिविजुअल केस में बात नहीं कर रहा। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले मुश्किल से अफोर्ड करें तो कहेंगे यार नहीं, हमने नहीं खरीदना भाई। अंडरस्टूड और नॉट। लेकिन जब उनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो बंदा कहता है यार एक महीना जेब पे हाथ थोड़ा सा तंग कर लेंगे, वो ब्रांड वाली चीज सस्ती लगी पड़ी है, ले लेते हैं। क्या शो कर रहा है, प्राइस में थोड़ी चेंज। अच्छा, चेंज से मुराद प्राइस कम भी हो सकती है, प्राइस ज्यादा भी हो सकती है। मतलब प्राइस में थोड़ा इजाफा डिमांड में ज्यादा कमी लेके आए, मोर इलास्टिक, या प्राइस में थोड़ी कमी डिमांड में ज्यादा प्राइस में थोड़ा सा इजाफा डिमांड में ज्यादा कमी करे, या प्राइस में थोड़ी सी कमी डिमांड में ज्यादा इजाफा करे। दोनों सूरतों में हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। तो होपफुली यहां तक आपको कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।